दक्षिण का द्वार अगर हैदराबाद को कहा जाए तो वहां उन्होंने कद्दावर तरीके से चुनाव लड़ा। हम उनसे जानेंगे इतिहास पुनर्लेखन की एक आपने मांग की थी और उसके बाद एनईपी आया। आप कितना संतुष्ट हैं अभी इतिहास पुनर्लेखन जो होना चाहिए था? अभी आपने मुद्दा भी उठाया कि उन सनातन के नामों को कौन पूछ रहा है देश में, उन बातों को कहाँ लाया जा रहा है? भैया अभी आगे बढ़कर हमसे सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज की दौर, आज की युवा पीढ़ी और बच्चे जो कल के भविष्य बनेंगे, उनके सामने सच्चाई और सही इतिहास और अपना देश का जो संस्कृति रहा है उसको सामने रखकर पढ़ाने का ज़रूरत है। मैं आपसे एक ही सवाल करती हूँ कि सारे मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान, इन सारे देशों में क्या अपने रामचंद्र जी के बारे में पुस्तक में है क्या? है क्या भैया, बोलिए आप? क्या हमारे झांसी लक्ष्मीबाई के बारे में वो पढ़ाते क्या? हमारा राणा प्रताप के बारे में पढ़ाते? हमें शिवाजी के बारे में पढ़ाते क्या? अपने देश के राजाओं के बारे में, अपने भगवानों के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएंगे? इसके बारे में अभी बहस भी किस बात की? सुनना भी नहीं है बहस हम लोगों को, मानना भी नहीं है इस बहस हमको। जाकर हमारा पढ़ाई उनके पास पढ़ाई है ना। अरे वो लोग अपने अपने देश में अपने मनमानी से जो चाहिए पढ़ा रहे हैं। अपने देश का इतिहास, अपने देश का जो पुराण है हम नहीं पढ़ा पा रहे बच्चों को। ये कहाँ न्याय हुआ? मदरसा है ना, पढ़ाइए आप उसको। उनमें हम थोड़ी मना कर रहे हैं। आर्टिकल 30 का उपयोग करिए आप, वहां पे तो जो चाहिए वो पढ़ा रहे हैं आप। अच्छा ये बताइए, अवैध मदरसे भी तो बहुत संख्या में देश में चलते जा रहे हैं, संख्या बढ़ती जा रही है। हैदराबाद में भी इस तरह की स्थितियां रही होंगी। भैया कितना भी संख्या उनका बढ़ने दीजिए, एक बात तो मैं आपसे कहती हूँ कि ये लोग जो मजहब के नाम पर राजनीति करते हैं ना, ये लोग किसी मुसलमान को अच्छे पढ़े लिखे बनकर विकसित मुसलमान बनने की ख्वाहिश नहीं है इनको। मैं ओपन बात कर रही हूँ। ये सारे बेचारे मुसलमान है ना, इनके जिनके राजनीतिज्ञ को ये मसीहा समझते हैं ना, ये लोगों को मालूम है अंदर ही अंदर कि ये लोग इनके तबाही के ऊपर ही इनके बिल्डिंग्स बनाते हैं, इनके महल बनाते हैं। हाँ, मोदी जी अगर वो लोग देश विकसित होना सोचते हैं, अगर मुसलमानों को विकसित होना, मुसलमान कौम के जो लीडर्स है वो सोचते हैं, तो मदरसों में सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ाई होती है। कहाँ अंग्रेजी पढ़ाई करा रहे वो लोग? क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को दुनिया से कोई परिचय नहीं होना, वो जहाँ के वहाँ रह जाए, गरीबी में दलदल में रहे। यही उनकी ख्वाहिश है। जिस दिन मुसलमान ये जान जाएगा तब वो स्वयं आगे बढ़ेगा। अच्छा ये बताइए, हैदराबाद में जो है आप लड़ी, कद्दावर तरीके से लड़ी। बस ये अंतिम सवाल ले रहे हैं हम सर। और अयोध्या में भी हमने तस्वीर देखी, आपने कहा हिंदू बड़ा भोला और सीधा है, देश में यही चिंता मत करो, सब दूर जंग जीतेंगे। इस सवाल को ले लेते हैं। जय श्री राम बोल दीजिए आप। जय श्री राम। बिल्कुल। संस्कृति मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी, लोधी, महापौर जगत बहादुर जी, माननीय सांसद श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, माननीय विधायक श्रीमान अजय बिश्नोई जी, श्रीमान अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, संतोष बड़करे जी, नीरज सिंह जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मुकेश गोटिया जी, ऐसा लग रहा था कि अकबर का सभी अतिथिगण इस अवसर पर सामने इस कार्यक्रम में सहभागी कर रहे हैं। सभी भाइयों बहनों, गोंडवाना की गढ़मंडला की रानी दुर्गावती का कितना अद्भुत मंचन हुआ, जोरदार अभिनंदन करें अपने कलाकारों का, जिनने लघु नाटिका के माध्यम से उनका पूरा जीवन चरित्र बताने का प्रयास किया। और मैं अपने इस मंच के माध्यम से धन्यवाद भी देना चाहूंगा कि हमारी सरकार के बनने के बाद सभी मंत्रीगणों के साथ हमने जन्म शताब्दी को मान सम्मान देने के लिए अगर पहली कैबिनेट कहीं की है तो इसी जबलपुर की धरती पे करके रानी माँ के प्रति हमने अपना कृतज्ञता ज्ञापित की, अपना उनका प्रति जो सम्मान है। काल के प्रवाह में सही कहा पूर्व वक्ताओं ने कि अंग्रेजों के बताए मार्ग पे चल करके तत्कालीन बाद की सरकारों ने भी इतना उज्जवल इतिहास रानी दुर्गावती का, जिनके अपने नेतृत्व में 52 युद्ध लड़े, ये वही उदाहरण हमारे सामने है। गढ़मंडला बहुत अलग प्रकार का वनांचल का गढ़ है, लेकिन एक ऐसी साम्राज्य, ऐसी वीरांगना
जो अपने बलबूते पर न केवल युद्ध जीतने का हिम्मत रखती है बल्कि अपने सुशासन के सभी मापदंड पूरे करती है। जहां जल रचनाओं की, तालाबों की बात आ रही, वीरता की बात आ रही और कई रहस्य अभी दबे हुए हैं जिनके लिए समाज के सामने वो रहस्य भी आना चाहिए। उसमें से एक बड़ा विषय ये भी है, यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो, नरेंद्र मोदी जी के लिए वर्तमान के समय अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी को याद करके, जिनके माध्यम से 500वीं जयंती का वर्ष प्रारंभ हुआ और वो काल के प्रवाह की जो कष्ट है, जो नवीन हमारे हथियार की रचनाओं के प्रति समाज का ध्यान जाना चाहिए। याद रखें, अकबर ने अगर विजय प्राप्त की है तो जान देने में तो हमारे बहादुरों ने कभी पीछे पीठ नहीं दिखाई, लेकिन नवीन हथियारों की, नवीन प्रकार से युद्ध लड़ने की कलाओं के बारे में काल के प्रवाह में जो गलतियां हुई, ये वही समय था जब अकबर तोप लेकर आया। वो तोप के, बंदूक के प्रयोग से हमारे बहादुरों के साथ अन्याय करते हुए जो जो उनको जीतने के तरीके चाहिए, उस तरीके में ये नवीन हथियारों की जो रचना खड़ी हुई, इसका नुकसान भी हमको उठाना पड़ा। कहने वाले ये भी कहते हैं कि तोप के प्रयोग के कारण से रानी दुर्गावती की हाथी वाली जो सेना थी, वो सेनाओं को भी अपना युद्ध में लड़ने में कठिनाई पैदा हुई। दूसरा एक अपना नियम था, जिस नियम के आधार पर रानी ने कहा कि सायंकाल के बाद भी युद्ध लड़ना चाहिए और युद्ध को रोकना नहीं है, लेकिन जो हमारे अपने सहयोगी रहते हैं, वो सहयोगियों ने कहीं भूल से ये गलती भी की कि रानी आप कभी युद्ध जीते, कभी हारी नहीं, आप तो भवानी है, रणचंडी है, इसलिए आपको रात में युद्ध करने के बजाय कल युद्ध करेंगे। रानी ने उस समय इशारा किया था कि देखो अभी उनकी तोपें नीचे हैं, कल ये ऊपर चली जाएगी तो कष्ट बढ़ाएगी, इसलिए रात में दुश्मन पे आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वो एक ऐसा रहस्य जिसको समाज के सामने लाने की जरूरत है। और दूसरा बड़ा कि हाँ, हमारे अपने वनांचल के अंदर क्या प्रतिभाएं हैं, इनका जीवन चरित्र पूरे देश तो क्या दुनिया के सामने पहुंचाने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने तय किया है कि रानी दुर्गावती का ये चरित्र हम दुनिया के सामने ले जाएंगे अपने सभी प्रकार के यत्नों से, पाठ्यक्रम का हिस्सा बना करके, अलग अलग प्रकार के अवसरों पे सेमिनार, जानकारियां दे करके, ये जो आप एक के बाद एक रानी दुर्गावती से प्रारंभ होकर के ये क्षेत्र रानी अवंतीबाई पे भी जाता है, रानी झांसी के पास भी जाता है, मुगल काल से भी लड़ने वाले लोग, अंग्रेजों के आगे भी लड़ने वाले लोग और लड़ने वाली रानियां, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अगर राष्ट्रपति के रूप में हमारी श्रद्धा का केंद्र बनी है तो हमारी आदिवासी अंचल की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के लिए वे जोरदार अभिनंदन करें। और ये रानी दुर्गावती के माध्यम से चलने वाला अभियान माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बात का एहसास कराते हैं कि हाँ, हमारे क्षेत्र में विविधता होगी, अलग अलग प्रकार के वनांचल के हिस्से होंगे, लेकिन सच्ची हमारी श्रद्धा ये रानी दुर्गावती के प्रति श्रद्धा है कि हाँ, हमारी सासी का है, हमारी बहन क्यों नहीं हो सकती। हमारे अपनी बहनों के माध्यम से मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के इस अभियान का हिस्सा है कि 5 अक्टूबर तक जब ये जन्म शताब्दी का समापन होगा तो निश्चित रूप से सरकार के माध्यम से पिछले महीने 3-4 महीने चुनाव में चले गए, लेकिन अब हर महीने कोई ना कोई उत्सव होगा जिसके माध्यम से रानी दुर्गावती की गाथा हम क्षेत्र में गाने के लिए क्षेत्र में जगत में फैलाने का काम करेंगे। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि विभाग ने कम समय में बहुत अच्छा प्रबंधन किया है, लेकिन हमारे अपने बहुत सारे ऐसे किले, बहुत सारी रचनाएं जहां अभी जीर्णोद्धार होना बाकी है। रानी के अपने जीवन के वो प्रसंग समाज के सामने लाने की आवश्यकता है। ऐसे प्रत्येक प्रसंग को हमको सबके सामने लाने की जरूरत है। माननीय प्रहलाद पटेल जी ने कहा कि शेरशाह सूरी के समय का युद्ध, आप बताइए, वो ग्रैंड ट्रंक योजना रोड उनके नाम से जाना जाता है, लेकिन शेरशाह सूरी ने भी अगर
रानी दुर्गावती के यहाँ आकर के घुटने टेके, इससे बड़ा गर्व की क्या बात होगी। अभिनंदन करें रानी दुर्गावती को। ऐसे रानी दुर्गावती के प्रसंग कौन सा नाम छूटता है। वो बाज बहादुर जो मालवा का सुल्तान होकर अलग अलग प्रकार से दुनिया में घूमता था, लेकिन बाज बहादुर के भी दांत खट्टे किए। अकबर महान पता नहीं कितने प्रकार से जानते थे, लेकिन अकबर की सेना को एक बार ने 3-3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती ने किया। ये हमारे लिए गौरवशाली पक्ष समाज के सामने लाने की जरूरत है। और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितने प्रकार से अपने सेवकों का भी कैसा ध्यान रखते हैं कि सहयोगी के नाम पे आधार ताल, सहेली के नाम पर चेरी ताल, जल रचनाओं की रचना, पुरस्कार के प्रकार, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नवीन और नवाचार करने का भी रिकॉर्ड किसी ने बनाया तो रानी दुर्गावती के माध्यम से बना है। ऐसी महारानी को स्मरण करते हुए जो रानी माँ के रूप में पूरे क्षेत्र में पूजी जाती है, मेरी अपनी ओर से उनके पुण्य स्मरण को याद करते हुए सरकार की ओर से आदरांजलि व्यक्त करता हूं। और इसी के साथ साथ कमजोर वर्ग के लिए हमारी सरकार जो काम कर रही है, हमारी सरकार के माध्यम से लगातार, जैसे मैंने कहा कि रानी दुर्गावती के नाम से 5 लाख का पुरस्कार हमने घोषित किया है, जिनके माध्यम से उनके विविध पक्षों को सामने लाएंगे। और आपने कहा हमारा एयरपोर्ट जबलपुर वाला गढ़ और मंडला दोनों को मिला के उनका अपना गढ़ मंडला बनता था, तो गढ़ के अंदर ये रानी दुर्गावती के नाम पर स्टेडियम के लिए भारत सरकार से बहुत जल्दी मंजूरी दिलाने का काम भी हमारे द्वारा किया जाएगा, जिसके कारण से ये अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रानी दुर्गावती के नाम से जाना जाए। और आपने कहा कि एक ब्रिज जो बहुत अच्छा बना शहर के लिए, मदन महल तो उनका अपना महल था, उनका स्मरण वहीं से हम 1 मिनट में कर लेते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि यहीं से घोषणा करता हूँ, ये ब्रिज के नामकरण की घोषणा रानी दुर्गावती के नाम पे करने की घोषणा करते हैं। यहाँ के विधायकों ने 2-1 तालाब बताए हैं, गड़ा तालाब और कौन सा तालाब है ना। तो अभी हमारा अपना अभियान चल रहा है 30 जून तक, और उस 30 जून के अभियान में भी इन तालाबों के ऊपर भी हमारी सरकार काम करेगी। अभिलाष चिंता मत करो, सरकार साथ रहेगी। मड़ा ताल, हनुमान ताल, जो भी आप कहोगे, क्योंकि ये ताल नहीं है, ये जिंदगी है। वसुधा के अंदर हम अपने कुछ पुष्प चढ़ाने का अभियान है, इसलिए ये सारी जल रचनाओं पे भी सरकार के द्वारा जो हो सकता है वो जरूर करने का प्रयास करेंगे। आज के इस अवसर पर 15-16 साल का समय बहुत थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े समय में भी अद्भुत राज्य किया जिनने। वास्तव में वो चंदेलों की बेटी, गोंडवाने की रानी चंडी थी, रणचंडी थी, दुर्गावती भवानी थी। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनूठी सौगातों के लिए। जबलपुर को आपने अनूठी सौगातें दी और निरंतर आपके प्रयासों से नारियों का जीवन संवर रहा है, जनजातीय भाइयों बहनों का जीवन आप संवार रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अब हम आमंत्रित करेंगे सच्चिदानंद शेकटकर जी और श्री परितोष वर्मा जी को, जो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पुस्तक भेंट करेंगे, वीरांगना दुर्गावती, जिसका नाम है वीरांगना रानी दुर्गावती पर वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय अजीत वर्मा जी द्वारा लिखित ये पुस्तिका है, जिसे आप भेंट कर रहे हैं अध्यक्ष सच्चिदानंद शेकटकर जी, दैनिक जयलोक के संपादक मित्र संघ के संयोजक श्री परितोष। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि रानी दुर्गावती का गौरव बढ़ाने के लिए हर महीने इसी तरह कार्यक्रम का आयोजन भी जगह जगह पर किया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अगली खबर की। धर्म और राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाली अदम्य साहस और शौर्य की प्रतिमूर्ति महान वीरांगना रानी दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है। और रानी दुर्गावती के 16 वर्षों के शासनकाल में यह साम्राज्य पूरे भारत में ऐसा एकमात्र राज था जहां आपको बता दें कि हर रूप में सोने के सिक्के लिए जाते थे। तो राज कार्य में हाथियों का उपयोग किया जाता था,
रानी दुर्गावती के शौर्य, पराक्रम, प्रबंधन और देशभक्ति के सामने दुनिया की कई रानी महारानी फीकी थीं। तो दुर्भाग्यवश भारतीय इतिहासकारों ने उनके और गोंडवाना साम्राज्य के महान इतिहास को नजरअंदाज कर दिया है। और आप ये तस्वीरें देख लीजिए, रायपुर की ये तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर के केनाल लिंक रोड स्थित वीरांगना रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज वीरांगना रानी आप लोग व्यवस्थित हो जाएं तो दुर्गावती जी का 460वां बलिदान दिवस है और इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए हैं। रानी दुर्गावती जी नारी शक्ति की प्रतीक थी। उन्होंने मुगलों से डटकर लोहा लिया और हम लोगों के लिए गौरव का विषय है कि वो आदिवासी समाज से थी। इसी बीच रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संगठन में बदलाव होंगे। तो समीक्षा के बाद से संगठन में बदलाव के संकेत हैं। महिला कांग्रेस में जल्द चेहरा बदला जाएगा तो नए प्रदेश अध्यक्ष की संगठन को तलाश है। तो 6 महीने पहले ही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था और NSUI के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे पर भी गाज गिर सकती है। तो ये बड़ी खबर आपको रायपुर से दे रहे हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर, हार की समीक्षा के लिए बनी कमेटी पर मंत्री केदार कश्यप का तंज सामने आया। कांग्रेस जानते हैं समीक्षा का कोई औचित्य नहीं है, ऐसा केदार कश्यप का कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई भी नेता जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। दीपक बैज को हटाने की अटकलों पर कहा कि दीपक बैज को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। तो विधानसभा में हार और लोकसभा में हार हुई है और स्थानीय चुनाव में भी हार की हैट्रिक बनाएंगे दीपक बैज। तो केदार कश्यप का यह बयान सामने आया है। दीपक बैज जी को तो स्वमेव इस्तीफा देना चाहिए यदि उनमें नैतिकता है तो। विधानसभा में करारी हार, लोकसभा में करारी हार और यही स्थिति रही, दीपक बैज रहेंगे तो अभी आने वाले जो स्थानीय चुनाव होंगे उसमें भी करारी हार होगी। हैट्रिक बना करके जाएंगे वो। कांग्रेस का कोई नेता तो जिम्मेदार लेने का तैयार नहीं है। अभी इतने चुनाव निकलते जा रहे हैं, वो आपस में समीक्षा ही नहीं करते। न विधानसभा की समीक्षा हुई, न लोकसभा की समीक्षा हुई, क्योंकि उनको मालूम था कि वो निश्चित तौर पे हार रहे हैं, तो समीक्षा लेने का औचित्य नहीं। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी खोमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खोमन, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कांग्रेस के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में हार मिली, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव में भी हार मिली है, लेकिन इसके बाद जो है संगठन में बदलाव होंगे। लेकिन केदार कश्यप बार बार उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि कोई भी समीक्षा बैठक नहीं की गई है। तो इस तरीके से कांग्रेस को एक बड़ी हार है। क्या कुछ जानकारी खोमन इसके ऊपर? देखिए राधा, जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में करारी हार कांग्रेस को सामना करना पड़ा था, इसके बाद लोकसभा चुनाव में 10 सीटों पर कांग्रेस की हार हुई, मात्र 1 सीटों पर जीतने के लिए कामयाब हुई है। अब जिस तरीके से हार की समीक्षा को लेकर हाईकमान ने कमेटी बनाई है, वो कमेटी 1 सप्ताह के अंदर राधा छत्तीसगढ़ पहुंचने वाली। छत्तीसगढ़ में कमेटी जो है समीक्षा करेगी कि हार का कारण क्या था, किस तरीके के यहाँ के पदाधिकारियों ने, प्रदेश अध्यक्ष ने, यहाँ के प्रभारी ने, यहाँ के संगठन के लोगों ने कामकाज किया है, उसको लेकर कामकाज किया जाएगा। उसके बाद जिस तरीके से पदाधिकारियों ने काम किया है, हाईकमान को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। उसके बाद जो संकेत मिल रहा है, साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है खोमन, तो हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो कांग्रेस संगठन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नक्सलियों के पास से नकली नोट छापने के प्रिंटर मिले हैं। तो इस मामले पर मंत्री केदार कश्यप का बयान सामने आया। बीजेपी की सरकार जब से बनी है तो नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। तो बुलेट छोड़कर बैलेट अपनाए नक्सली। आपको बता दें, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ नक्सली मुक्त प्रदेश होगा, ऐसा केदार कश्यप का कहना है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से नक्सलियों के हौसले पस्त हुए हैं। जो भी इस तरह की सामग्री है उनसे
जब्त कर रहे हैं और जनता के बीच में ये लाने का कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारा छत्तीसगढ़ देश का नक्सल मुक्त और सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पहचाना जाए। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आपातकाल का काला दिवस मनाएगी भाजपा। सभी जिलों में 25 जून को मनाएगी आपातकाल का काला दिवस। तो रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शिरकत करेंगे। बस्तर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद होंगे। तो वहीं रायगढ़ में उप मुख्यमंत्री अरुण साव शिरकत करेंगे। तो बिलासपुर में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा मुख्य वक्ता होंगे। तो आइए इस खबर पर मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आज ही प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि 25 जून आपातकाल का दिन और ये इतिहास में काले धब्बे की तरह है, और इसके बाद से अब ऐलान कर दिया गया है कि कल भाजपा जो है आपातकाल का काला दिवस मनाने जा रही है। इसको लेकर क्या कुछ शेड्यूल है, क्या कुछ तैयारियां? बिल्कुल राधा, देखिए 1975 से लेकर 1977 तक कुल 21 माह का ये आपातकाल लगा था, और इसी आपातकाल पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये विपक्ष को दबाने की कोशिश की गई थी। वहीं मीडिया की जो स्वतंत्र आवाज़ है उसको भी दबाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये आपातकाल लगाया था, और उसी को अब काला दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाने जा रही है। और आपातकाल का काला दिवस जो है वो कार्यक्रम तमाम जिलों पर आयोजित किया जाएगा, और प्रदेश भर के तमाम 33 जिलों के लिए जो वक्ता हैं उस कार्यक्रम को लेकर वक्ताओं की भी नियुक्ति कर दी गई है, वक्ताओं की भी घोषणा कर दी गई है। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव रायपुर में मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, जहां पर उस 21 महीने पे 21 माह के दौरान पे क्या कुछ हुआ उसको बताया जाएगा। अगर मैं रायगढ़ की बात करता हूं तो वहां पे उप मुख्यमंत्री अरुण साव रहेंगे, मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे, और बिलासपुर में विजय शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। और साफ तौर पर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक इस दिवस को काला दिवस बता रहे हैं, उसी को लेकर एक व्यक्तित्व जो है व्याख्यान का आयोजन किया जाएगा, उसके माध्यम से तमाम लोग संबोधित करते नजर आएंगे। राधा, बिल्कुल रोहित, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए रोहित आपका शुक्रिया। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रायपुर से आ रही है, जहां पर स्वास्थ्य मिशन की राशि से खरीदी गई सामग्रियों की जांच की तैयारी होगी। तो कई जिले में आचार संहिता के एक दिन पहले हुआ था खरीदी का ऑर्डर। तो कई जिलों में चुनाव के दौरान सप्लाई की सामग्री की गई थी, और इसी के साथ इन जिलों में सामग्री का भौतिक सत्यापन भी नहीं हुआ। तो एयर कूलर, चेयर और वाटर कूलर की खरीदी हुई है। सामुदायिक प्राथमिक और उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए खरीदी हुई है। तो इसी बीच हमारे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, क्या कुछ जानकारी इसके ऊपर मिल रही है? स्वास्थ्य मिशन को लेकर राशि से खरीदी गई सामग्रियों की जांच की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए विभागीय जांच बैठाई जा सकती है, लेकिन अभी तक ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन जो प्रारंभिक रूप से जानकारी है उसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से जो खरीदी की गई थी उससे कूलर, एसी, इसके अलावा वाटर कूलर जैसे कई सामग्री खरीदी की गई थी, जिसपे गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। क्योंकि 15 मार्च को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय से जो है ये राशि जारी की गई थी, और उसी दिन शाम को ही जो तमाम CMHO हैं वो जो है वो ठेका जारी कर देते हैं। उसको लेकर जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाती है, क्रय समिति की बैठक होती है, और जिसके बाद से 16 जून को ये कहा जाता है, 16 मार्च को ये कहा जाता है कि इसको खरीदी की जाएगी। तो कुल मिलाकर इस पे गड़बड़ी की बात जो है वो सामने आ रही है, शिकायत की गई है। उसी के आधार पर जल्द इसको लेकर समिति का गठन करके क्रय समिति से बातचीत की जाएगी, तमाम जो जिले हैं उनके CMHO से बातचीत की जाएगी, और उसको लेकर तैयारी शुरू की गई है। राधा, बिल्कुल रोहित, तो जांच को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया रोहित। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, महादेव सट्टा ऐप जैसे प्रतिबंधित ट्रेडिंग सट्टा ऐप का मामला सामने आया है। 2 ठग और 2 बैंक अफसर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो महादेव सट्टा ऐप लोटस ऐप के नाम से हो रहा था संचालित। तो गिरोह के सदस्य करते थे लोटस सट्टा ऐप में पैसों का अवैध लेन देन। तो भोले भाले ग्रामीणों के बैंक खातों से अवैध ट्रांजैक्शन किया जाता था, और शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम पर खुलवाया जाता था अकाउंट। तो ग्राहकों को नहीं होती थी अपनी ही ट्रांजैक्शन की जानकारी। तो गिरोह के सदस्यों को प्रत्येक बैंक खाते में कमीशन भी मिलता था। तो 2 ठग और 2 बैंक अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी अपडेट आपको हम बता रहे हैं। तो महादेव सट्टा ऐप मामले में ये बड़ी अपडेट,
और इसी बीच मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो अब 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही 2 अफसरों को गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ इसके ऊपर अपडेट मिल रही है अश्विनी? जी बता दूं, महादेव सट्टैप और लोटस सट्टैप से जुड़ा ये मामला है और इसका खुलासा आज रायगढ़ पुलिस ने किया है। ये लोग जो गांव के भोले भाले लोग होते थे उनको रायगढ़ लाते थे और रायगढ़ के प्राइवेट बैंक में पहले खाता खुलवाते थे। खाता खुलवाने के बाद उनका जो अकाउंट है, पासबुक है, एटीएम है, वो अपने जो मुखिया उसके पास भेज देते थे और खाता खुलवाने के एवज में जो आरोपी है, जो दलाल है जिसको रायगढ़ पुलिस ने पकड़ा है, उनको पैसा देती थी। उनकी जो दलाल है वो पैसा देते थे और रायगढ़ पुलिस ने 4 आरोपियों को आज गिरफ्तार किया, जिसमें 2 बैंक के कर्मचारी है, इंडस बैंक के कर्मचारी है, दूसरे कर्नाटका बैंक के कर्मचारी हैं। जी ठीक है अश्विनी, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए अश्विनी आपका शुक्रिया।